हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के 60 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एसी का एक पूरे चक्र के लिए औसत मान क्या है? द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज। तो एसी के लिए जो कंप्लीट साइकिल अगर होता है तो हाफ पॉजिटिव साइकिल और हाफ नेगेटिव साइकिल होता है। तो उसका जो सम करेंगे तो औसत मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंखला एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति क्या है? इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज। तो रेजोनेंस के कंडीशन के लिए एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर होता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हो जाएगा इसका आंसर ए, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी। और अनुनाद की स्थिति में करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करने लगता है सर्किट से। तो करंट फ्लो मैक्सिमम करने के लिए इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो Z इक्वल्स टू क्या होता है हम जानते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या इसमें चेंज कर सकते हैं? तो ये एक्सएल माइनस एक्स सी वाले वैल्यू को जीरो कर सकते हैं। तो एक्सएल माइनस एक्स सी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एक्सएल इक्वल्स टू एक्स सी होना चाहिए। तो ये हमारा एक कंडीशन निकल के आया जिसके वजह से z का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाय। एसी परिपथ का पावर फैक्टर निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो cos फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कुंडली का प्रेरक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस किससे दिया जाता है? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा एल, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। In an AC circuit, the phase difference between current and voltage in a purely capacitive, यहाँ देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। तो इसे याद रखने का एक तरीका है C फॉर करंट एंड C फॉर कैपेसिटर, यानी कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होगा, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा? करंट पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सर्किट है? कैपेसिटिव सर्किट है, तो करंट आगे होगा तो वोल्टेज पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि धारा और वोल्टता में क्या अंतर होगा? तो यहाँ करंट आगे, वोल्टता पीछे होगा, यानी कि ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टता पीछे है इसलिए ये माइनस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, द एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। रिएक्टेंस को हिंदी में प्रतिबाधा कहते हैं, रिएक्टेंस को प्रतिबाधा। तो इसका इकाई जो होता है यानी यूनिट होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन एन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस इज इक्वल टू। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और रेजोनेंस में ये वाला टर्म जीरो हो जाता है, यही जेड इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है? आर। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय। तो इसका वैल्यू होता है Q इक्वल्स टू ओमेगा एल बाई आर। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय। तात्कालिक मान। तो तात्कालिक मान जो होता है एसी सर्किट में वो कैसे दिया जाता है? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इकाई क्या है? तो रेडियन पर सेकेंड होता है इसका आंसर। क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज रिलेटेड टू पीक वैल्यू आई नॉट। ये क्या है? आई नॉट पढ़ेंगे इसे, आई नॉट इस तरह से ये, बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पे एसी का आरएमएस वैल्यू पूछा जा रहा है,
तो इसका होता है आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, एक शुद्ध प्रतिरोधी एसी परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कला अंतर होता है। तो शुद्ध रेसिस्टिव सर्किट है, तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ चलते हैं, यानी उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट द पावर कंज्यूम्ड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इसमें पावर जो कंजम्पशन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है एसी सर्किट के लिए, इंडक्टिव सर्किट के लिए, पावर इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, जहाँ फाई क्या है फेज एंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है फाई का वैल्यू, और कॉस फाई इक्वल्स टू जीरो, दैट इज पी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट अंडर एल सी होता है, ये वाला। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द फेज एंगल इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय। तो अभी हम लोगों ने लिखा था फॉर्मूला, जेड इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स इन इंडिया इज। तो कितना होता है इंडिया में फ्रीक्वेंसी एसी का, यानी मुख्य धारा की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस व्हेन एक्सी का मान कब घटता है। तो एक्स सी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स सी का वैल्यू फॉर्मूला एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो एक्स सी का वैल्यू घटेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी कोई और मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन एन एसी सर्किट द पावर इज मैक्सिमम व्हेन द फेज एंगल इज। फेज एंगल यानी कलांतर कोण कितना होगा अधिकतम शक्ति के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द पावर आउटपुट इज। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर क्या होती है। तो इसका आंसर है इक्वल टू इनपुट पावर, यानी कि जितना आउटपुट पावर, जितना इनपुट पावर देंगे उतना ही आउटपुट पावर भी मिलेगा। तो वो आदर्श ट्रांसफार्मर होगा, कहीं भी कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर होगा, तब वो आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में द्वितीयक और प्राथमिक वोल्टेज का अनुपात क्या है। तो द्वितीयक और प्राथमिक वोल्टेज का अनुपात ई एस बाई ई एस बाई ई पी इक्वल्स टू क्या होता है एन एस बाय एन पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एंड ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये क्या है, टर्न्स का रेशियो है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर इक्वल टू टर्न्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रतिबाधा की इकाई क्या है। तो प्रतिबाधा और प्रतिरोध दोनों का सेम इकाई होता है, वो है ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट इज। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, P इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5 होता है। तो ये हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है, द फेज डिफरेंस इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज। तो क्या होता है इसका, -90 डिग्री। कैसे, यहाँ प्योरली कैपेसिटिव है, तो कैपेसिटिव है यानी करंट आगे और वोल्टेज पीछे, यानी वोल्टेज
पीछे है, तो पीछे है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -90 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ पे -90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द एफिशिएंसी इज, आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल पावर लॉस इन एन एसी सर्किट विथ प्योर इंडक्टेंस इज, तो पावर लॉस जो होता है प्योर इंडक्टेंस वाले सर्किट में जीरो होता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस तो नहीं होता है, जब रेसिस्टेंस होता है तभी पावर लॉस होता है, H = I² RT फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे तो रेसिस्टेंस जीरो है, इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो रेसिस्टेंस तो है ही नहीं, तो इसलिए पावर लॉस भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इज डबल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी, तो हम जानते हैं XL इक्वल्स टू क्या होता है? L ओमेगा। तो बोला जा रहा है कि आवृत्ति दोगुनी कर दी जाती है, तो आवृत्ति दोगुनी कर दी जाएगी, यानी ओमेगा का वैल्यू बढ़ा दिया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है, और ये दोनों कैसा है? समानुपाती है। तो जब ओमेगा का वैल्यू दोगुना किया जाएगा तो एक्सएल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ ट्रांसफार्मर एडी करंट लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड, तो कैसे कह सकता है एडी करंट को कम करने के लिए? यूजिंग लेमिनेटेड कोर्स, है ना, लेमिनेशन करके उसका इफेक्ट को कम किया जा सकता है। द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। प्योर रेसिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। कैसे? हम जानते हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, और पावर फैक्टर को कॉस फाई से दिया जाता है पावर फैक्टर, तो फाई का वैल्यू जीरो, तो फाई का वैल्यू जीरो यानी कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड, वोल्टता का प्रभावी मान और किस नाम से जाना जाता है? तो वोल्टता का जो प्रभावी मान है वो आरएमएस वैल्यू से जाना जाता है, और आरएमएस वैल्यू से दिया जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय ½ L I², ½ L I² हो जाएगा। इन अ ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी कॉइल हैज मोर टर्न्स देन प्राइमरी कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है और प्राइमरी कॉइल में कम है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, तो ये किस में होता है? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो XC का फॉर्मूला क्या होता है? XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा, 1/C ओमेगा। तो किसके वेद कर्मानुपाती होता है? तो ये C और ओमेगा दोनों के वेद कर्मानुपाती हुआ, तो यहाँ हो जाएगा बोथ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वेशन इज गिवन बाय V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी f। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इम्पीडेंस इन अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट इज इक्वल टू, तो हो जाएगा द रेसिस्टेंस के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने देखा Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? XL और XC का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं, प्योरली रेसिस्टिव है, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वही इसके बराबर हो जाएगा इम्पीडेंस के, तो हो जाएगा इसका आंसर बी, द रेसिस्टेंस। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज, तो क्या होता है? फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जीरो। जब अनुनाद में होता है यानी रेजोनेंस में होता है तो उस समय क्या होता है? फेज डिफरेंस वोल्टता और करंट के बीच का वोल्टेज एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, तो यही है P इनपुट, इन फॉर इनपुट, आउट फॉर, यानी इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर होगा, यानी जितना उसमें जा रहा है पावर उतना ही हमको मिल भी रहा है, तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ सर्किट हैज रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L इन सीरीज, द टाइम कांस्टेंट इज गिवन बाय, तो टाइम कांस्टेंट जो है वो L/R से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज इज, तो इसका हो जाएगा ग्रेटर देन 1।
तो हम जानते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ई एस बाय ई पी, यानी कि हाई वोल्टेज ये सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल का, ठीक है, हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज, यानी हाई बाय लो। यहाँ ध्यान देंगे, हाई बाय लो का वैल्यू क्या होगा, एक से ज्यादा होगा कि एक से कम होगा, तो एक से ज्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन द सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। क्या होगा, प्योरली रेसिस्टिव होगा तो पावर फैक्टर अधिकतम होगा। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर कैसे दिया जाता है, कॉस फाई के द्वारा, और रेसिस्टिव सर्किट में फाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल होता है वो जीरो होता है, तो जीरो होगा तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी 1 होगा, कॉस फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी अधिकतम होगा उस समय पावर फैक्टर का वैल्यू, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वोल्टेजेस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द टर्न्स रेशियो, है ना, द टर्न्स रेशियो होता है वही ई एस बाई ई पी, ई एस बाई ई पी इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी होता है, तो ये टर्न का रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर क्यू इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज, तो क्या होता है इसका आंसर, नो यूनिट। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो सिर्फ एक संख्या होता है ना, ये क्वालिटी बताता है कि कितना उसका शार्पनेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ चौक कॉइल इज यूज्ड इन एसी सर्किट टू ब्लॉक डीसी एंड अलाउ एसी सर्किट, एसी करंट, है ना, एसी को अलाउ करता है और ब्लॉक कर देता है डीसी को। नेक्स्ट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ एन एसी सोर्स विथ अ फ्रीक्वेंसी एफ इज, क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय, यह हो जाएगा 90 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो सी फॉर कैपेसिटिव एंड सी फॉर करंट, तो करंट कैपेसिटिव सर्किट में करंट वो आगे रहेगा और वोल्टेज पीछे रहता है, और इंडक्टिव में ठीक इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, करंट पीछे रहेगा और वोल्टेज आगे रहेगा। ठीक है, तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो करंट जो है वो पीछे होता है और वोल्टेज आगे होता है, तो इसका कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट द पावर फैक्टर इज 1 होता है। क्यों, क्योंकि फाई का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है, और कॉस फाई इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री, यानी 1 हो जाएगा इसका आंसर। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द आउटपुट करंट इज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा कैसी होती है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई करंट को किस में कन्वर्ट करता है, लो करंट में, हाई करंट को किस में कन्वर्ट करता है, लो करंट में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेस देन इनपुट करंट, क्योंकि आउटपुट में जो मिल रहा है वो कम है और इनपुट में हम दे रहे हैं वो ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेस देन द इनपुट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डिपेंड्स ऑन, यानी कि एसी जो है उसका फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर है सोर्स ऑफ एसी। नेक्स्ट है, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो एवरेज पावर कंजम्पशन होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल है, द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा। ठीक है, तो एक्सएल वो किसके समानुपाती है, तो एल का और ओमेगा का, तो यहाँ ओमेगा कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एफ, तो यहाँ लिख सकते हैं एल इंटू 2 पाई एफ। अब यहाँ देखेंगे तो एल और एफ यानी इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लीकेशन के समानुपाती हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इन एन AC सर्किट with both resistance and inductance the power factor is given by, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर सॉरी ए ए इसका आंसर हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। नेक्स्ट है इन एन AC सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट इन अ, किसमें, AC सर्किट में किसमें जो है वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है और करंट पीछे होता है। तो अभी हम लोगों ने बताया एक ट्रिक बताया क्या, कि कैपेसिटिव C फॉर कैपेसिटिव एंड C फॉर करंट, यानी कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होगा और वोल्टेज पीछे होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है वोल्टेज आगे होना चाहिए और करंट पीछे, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि कैपेसिटिव है तो इंडक्टिव वाले सर्किट में, यानी इसका आंसर हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What happens to the power factor when an AC circuit is at resonance? तो क्या हो जाता है इसका पावर फैक्टर 1 हो जाता है, ठीक है, बिकम्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन पर्पस ऑफ एन LC ऑसिलेटरी सर्किट इज टू जनरेट कंटिन्यूअस AC, कंटिन्यूअस AC पाने के लिए LC ऑसिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि द पावर फैक्टर इन एन LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज, तो रेजोनेंस के समय में क्या होता है, जो पावर फैक्टर है cos फाई, यानी फाई का वैल्यू होता है वो 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि Z इक्वल्स टू हो जाता है R के बराबर रेजोनेंस के समय, क्योंकि XL और XC बराबर हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा Z इक्वल्स टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता है रेजोनेंस के समय, तो इससे क्या निकल के आया हमारा Z इक्वल्स टू आर, यानी कि वो Z जो है वो R के बराबर हो गया, तो इस समय फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और फाई का वैल्यू 0 डिग्री, तो पावर फैक्टर कैसे दिया जाता है कॉस फाई, और कॉस फाई यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द पावर फैक्टर इन एन AC सर्किट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फेज मीटर, किस डिवाइस से मापा जाता है, फेज मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एन AC जनरेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड EMF डिपेंड्स ऑन, तो नंबर ऑफ पोल्स एंड स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रोटेशन होगा, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है उसके बीच में डायनेमो घुमाया जाता है, तो ये जो घूमता है तो ये जो इतना तेजी से घूमेगा उतनी ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होगा, तो रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है और नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफॉर्मर हिस्टेरिसिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59th, एट रेजोनेंस द करंट इन अ सीरीज LCR सर्किट इज, क्या होता है मैक्सिमम होता है ना, सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस के समय में करंट क्या होता है मैक्सिमम होता है, और उसका इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम होता है। एडी करंट लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर इज मिनिमाइज्ड बाय, किससे, लेमिनेटेड कोर्स से। तो ये था पूरे 60 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सभी लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। धन्यवाद।